हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लॉ एस्पिरेंट्स TLM में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CPC के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल बेसिक से होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम विच डेट डिड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कम इनटू फोर्स इफेक्ट, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता किस तिथि से प्रभावी हुई थी। तो दोस्तों, जो ऑप्शन है आपके सामने ए जनवरी 1 1908, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1908, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1908 या ऑप्शन डी 1 जनवरी 1909। तो दोस्तों, जो CPC है वो हमारा 1908 का कानून है, जिसका एक्ट नंबर है 5। और जो ये परिवर्तन हुआ था तो वो हुआ था 1 जनवरी 1909 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है, डिक्री डिफाइंड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए धारा 2 के क्लॉज 1 में, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2 के क्लॉज ए में या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2 के क्लॉज बी में। तो दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में जो है डिक्री को परिभाषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है, व्हाट डज डिक्री मीन्स, यानी डिक्री का क्या अर्थ है। तो आपके ऑप्शन है ए एन ऑर्डर एडजुडिकेटिंग क्लेम्स, यानी कि दावों का न्याय निर्णय करने वाला एक आदेश। और ऑप्शन बी है इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, यानी कि किसी न्याय निर्णय की अनौपचारिक अभिव्यक्ति। और ऑप्शन नंबर सी है द टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन अपील बाई वे ऑफ एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, यानी किसी न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, किंतु इसमें ऐसा कोई न्याय निर्णय शामिल नहीं होगा जिससे किसी आदेश से अपील के रूप में एक अपील निहित हो। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी द टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन अपील बाय वे ऑफ एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, देयर मे बी अ डिग्री, यानी कि एक डिग्री क्या हो सकती है इनमें से। ऑप्शन है आपके सामने ए इनिशियल यानी प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर बी फाइनल यानी कि अंतिम, और ऑप्शन सी है फाइनल फर्स्ट इनिशियल देन फाइनल, यानी कि पहले प्रारंभिक होगी फिर अंतिम होगी, या डी डिग्री प्रारंभिक हो सकती है या फिर अथवा अंतिम में से एक। तो जो दोस्तों राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी वन ऑफ द इनिशियल और द लास्ट, यानी कि डिग्री प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी, दोनों में से कोई एक हो सकती है डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है द डिग्री इज़ इनिशियल वैन, यानी कि डिग्री तब प्रारंभिक होती है जब, ऑप्शन है आपके सामने ये ए इट इज़ इशू इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द सूट, यानी कि इसे वाद की प्रारंभिक अवस्थाओं में जारी किया गया हो तभी ये प्रारंभिक मानी जाएगी। और ऑप्शन बी है फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट्स कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ, यानी कि बात के पूर्ण रूपेण से निपटा दिया जा सकने के पहले आगे और कार्रवाई की जानी हो। ऑप्शन सी है आपका व्हेन इट रिलेट्स टू सम प्रिलिमिनरी मैटर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ, यानी कि बात के पूर्ण रूपेण से निपटा दिए जा सकने के पहले आगे और कार्रवाई की जानी है, तब इस डिग्री को हम प्रारंभिक डिग्री मानेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है ए डिग्री बिकम्स फाइनल वैन, यानी कि एक डिग्री कब अंतिम मानी जाएगी, ये कब तब अंतिम बन जाती है जब, इसका ऑप्शन है ए द राइट्स ऑफ द पार्टीज हैव बीन डिटरमाइन, यानी पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक अवधारणा की जा चुकी हो तभी अंतिम मानी जाएगी, या ऑप्शन बी नो अपील्स हैज़ बीन मेड अगेंस्ट द डिग्री, कि डिग्री के विरुद्ध कोई अपील ना की गई हो, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी अबव, यानी कि उपरोक्त का और खा दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों बातें जो है अंतिम बनाती हैं डिग्री को, के पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक अवधारणा की जा चुकी हो या डिग्री के विरुद्ध कोई अपील ना की गई हो, वो डिग्री अंतिम डिग्री कहलाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है व्हाट इज़ नॉट इंक्लूड इन डिक्री अंडर द सीपीसी, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत डिक्री में क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने ए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश का प्रतिस्थापन, और ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, या ऑप्शन डी किसी वाद पत्र को वापस किया जाना, यानी रिटर्न ऑफ अ प्लेंट। तो दोस्तों यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने लायक ये है कि इसमें पूछा कि क्या शामिल नहीं है। तो डिक्री में वाद पत्र का नामंजूर किया जाना ये भी शामिल है, यानी कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कोई आदेश का प्रतिस्थापन ये भी डिक्री में शामिल है, और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन यानी कि कंज्यूगल राइट्स का जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी शामिल है डिक्री में। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी रिटर्न ऑफ अ प्लेंट, यानी किसी वाद पत्र को वापस किया जाना, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि बात करता है डिक्री मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन पास। द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीडर हैज़ बीन गिवन, डिक्री होल्डर हैज़ बीन गिवन, यहाँ डिक्री होल्डर होगा, डिक्रीदार हो गया वही सेम। तो आपके ऑप्शन देखते हैं ए सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में सीपीसी के, और ऑप्शन बी है सेक्शन 2 के क्लॉज 3 में, ऑप्शन सी है सेक्शन 2 का क्लॉज 4, और ऑप्शन डी है सेक्शन 2 का क्लॉज 5। तो जो डिक्री होल्डर की डेफिनेशन दी गई है सीपीसी में वो हमारे दी गई है सेक्शन 2 के क्लॉज 3 में, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और डिक्री की परिभाषा दी गई है 2 के क्लॉज 2 में, डिक्री की परिभाषा दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 फॉरेन जजमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द सीपीसी मीन्स, यानी कि विदेशी निर्णय जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड 6 में परिभाषित किया गया है उसका अर्थ होता है, यानी कि विदेशी निर्णय का अर्थ पूछ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए जजमेंट पास बाय एन इंडियन कोर्ट इन रिलेशन टू फॉरेनर्स, यानी विदेशियों के संबंध में किसी भारतीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय। ऑप्शन बी जजमेंट पास बाय अ फॉरेन कोर्ट, यानी किसी विदेशी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, और ऑप्शन सी है जजमेंट पास बाय एन इंडियन कोर्ट, यानी किसी भारतीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सीपीसी में जो धारा 2 के 6 में जो विदेशी निर्णय की परिभाषा दी गई है वो है किसी विदेशी न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निर्णय जो है विदेशी निर्णय कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जजमेंट पास बाय अ फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट से जो भी जजमेंट पास हुआ वो फॉरेन जजमेंट कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी अ जज हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर इन अ सिविल कोर्ट, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में किस धारा के अंतर्गत सिविल न्यायालय में किसी न्यायाधीश को एक पीठासीन अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए सेक्शन 2 का क्लॉज 8, ऑप्शन बी सेक्शन 2 का क्लॉज 4, ऑप्शन सी सेक्शन 2 का क्लॉज 5, और ऑप्शन डी सेक्शन 2 का क्लॉज 2। तो दोस्तों जो 2 का क्लॉज 2 है इसमें तो डिग्री की परिभाषा दी गई है, इसमें फॉरेन जजमेंट की परिभाषा दी गई है फॉरेन कोर्ट, और बात करते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 2 का क्लॉज 8, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय जजमेंट डेप्टर, यानी कि निर्णित ऋणी से क्या अभिप्रेत है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए डेप्टर ऑफ अ बैंक, यानी कि किसी बैंक का ऋणी, ऑप्शन बी डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी, ऑप्शन सी द पर्सन अगेंस्ट होम द डिग्री हैज़ बीन पास, यानी कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई हो, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द पर्सन अगेंस्ट होम द डिग्री हैज़ बीन पास, वो होगा निर्णित ऋणी, यानी जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है वो होगा निर्णित ऋणी जजमेंट डेप्टर, और जिसके मतलब जिसके पक्ष में की गई है वो होगा डिग्री होल्डर। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है 12 व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिसीजन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द सीपीसी, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड 9 के अंतर्गत निर्णय से अभिप्रेत है कि निर्णय क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए डिक्री, ऑप्शन बी समरली डिसमिसिंग द अपील,
यानी कि अपील को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना। ऑप्शन सी, अ स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ एनी ऑर्डर और डिग्री, यानी किसी आदेश अथवा डिग्री के आधारों का कथन। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अ स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ एनी ऑर्डर और डिग्री, यानी किसी आदेश अथवा डिग्री के आधारों का कथन। ये क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है दोस्तों कि इस कंटेन इन अ डिसीजन, यानी कि एक निर्णय में निहित होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने ए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, यानी कि वाद का संक्षिप्त विवरण। ऑप्शन बी, डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स रीजन, यानी अवधारणा के बिंदु पर निर्णय तथा उसके कारण। ऑप्शन सी, पॉइंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी अवधारणा के बिंदु। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो एक निर्णय होता है उसमें ये तीनों चीज़ विद्यमान होती हैं, यानी तीनों चीज़ इंक्लूड होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन डिफाइंड, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि को स्पष्ट किया गया है, यानी परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ए, सेक्शन 2 का क्लॉज 11, ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2 का क्लॉज 13, ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 का क्लॉज 10 और ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2 का क्लॉज 12। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 का क्लॉज 11। इसमें जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा दी गई है, यह स्पष्ट किया गया है। और जो 2(12) है, 2(12) में मैसने प्रॉफिट यानी कि अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 2 का क्लॉज 11 ऑफ दिस सीपीसी, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड 11 के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि से क्या अभिप्रेत है, विधिक प्रतिनिधि से अभिप्रेत है। तो आपके सामने है ऑप्शन ए, रिलेटिव्स ऑफ द पार्टीज टू अ सूट, यानी कि किसी बात के पक्षकारों के नातेदार। और ऑप्शन नंबर बी, को शेयरर इन द प्रॉफिट्स अराइजिंग टू द पार्टीज ऑफ टू द सूट, यानी कि वाद के पक्षकारों को उत्पन्न होने वाले सभी लाभों के सह हिस्सेदार। और ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन हु लीगली रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ अ डिसीज पर्सन, यानी कि वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन हु लीगली रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा में आएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 का क्लॉज 11 ऑफ द सीपीसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है दोस्तों, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ द सीपीसी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरिम बेनिफिट्स। इंटरिम बेनिफिट्स यानी अंतकालीन लाभ का अर्थ जो है धारा 2 के 12 के अनुसार क्या है। यहाँ इंटरिम बेनिफिट्स का मतलब मैसने प्रॉफिट, जैसा कि हमारी संहिता में दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए, प्रॉफिट अर्न बाय द टारगेट, यानी कि लक्ष्य द्वारा अर्जित लाभ। ऑप्शन बी, एक्सट्रीमली मिनिमम प्रॉफिट, यानी अत्यधिक न्यूनतम लाभ। ऑप्शन सी, एनी प्रॉफिट रिसीव्स और लाइकली टू बी रिसीव बाय द पर्सन फ्रॉम द रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति के सदोष कब्जे में प्राप्त अथवा प्राप्त किया जा सकने वाला लाभ। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी प्रॉफिट रिसीव और लाइकली टू बी रिसीव्ड बाय द पर्सन फ्रॉम द रॉन्गफुली पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ये हमारा मैसने प्रॉफिट यानी कि सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा अंतकालीन लाभ का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट मैच अकॉर्डिंग टू द सीपीसी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ए, सेक्शन 2 का क्लॉज 5 फॉरेन कोड। ऑप्शन बी, सेक्शन 2 का क्लॉज 6 फॉरेन जजमेंट। ऑप्शन सी, सेक्शन 2 का क्लॉज 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। या ऑप्शन डी, सेक्शन 2 का क्लॉज 10 मैसने प्रॉफिट्स। तो दोस्तों सेक्शन 2 का क्लॉज 5 फॉरेन कोड्स ये भी सही है। सेक्शन 2 का क्लॉज 6 फॉरेन जजमेंट ये भी सही है। सेक्शन 2 का क्लॉज 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये भी सही है, जो कि अभी अब तक हमने पढ़ा है। और सेक्शन 2 का 10 जो है ये मैसने प्रॉफिट नहीं बताता, मैसने प्रॉफिट है सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CPC डिफाइंस एन ऑर्डर, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा आदेश को परिभाषित करती है। तो दोस्तों देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 2 का क्लॉज 2, सेक्शन ऑप्शन बी है सेक्शन 2 का क्लॉज 9, ऑप्शन सी है सेक्शन 2 का क्लॉज 14 और ऑप्शन डी है सेक्शन 2 का क्लॉज 15। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 का क्लॉज 14। 14 में जो है आदेश को बताया गया है, आदेश को परिभाषित किया गया है, और 2 के 2 में डिग्री को परिभाषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बात करता है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ द CPC, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड 17 के अर्थों के अंतर्गत एक लोक अधिकारी नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है ए जज, ऑप्शन बी सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी गवर्नमेंट सैलराइज पर्सन सर्विंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है वो लोक अधिकारी की परिभाषा में नहीं आता है CPC की धारा 2 के क्लॉज 17 के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बात करता है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि CPC द स्मॉल कॉजेज कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 3 के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्न में से किसके अधीनस्थ होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन सी नेदर ए और नॉर बी, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जो दोस्तों हमारा लघुवाद न्यायालय होता है वो CPC के जो धारा 3 में है परिभाषित, वो हमारे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के अधीनस्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों, व्हेन डिड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 कम इनटू इफेक्ट, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 कब से प्रभावी हुआ था। तो जो आपके सामने ऑप्शन है ए 1 जुलाई यानी 1/7/2002, ऑप्शन बी 1/4/2002, ऑप्शन सी 4/1/2002, या ऑप्शन डी 1/6/2002। तो दोस्तों जो संशोधन अधिनियम 2002 वाला है CPC का वो परिभाषित मतलब इन्फोर्सेबल जो हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2002 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2002 यानी 1/7/2002। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 बात करता है दोस्तों, बाय होम आर द डिक्रीज और ऑर्डर इशू बाय द स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स लायबल टू बी ओवरटर्न, यानी कि लघुवाद न्यायालय द्वारा जारी डिक्रियाँ या आदेश किसके द्वारा उलटने योग्य होते हैं, कि मतलब लघुवाद न्यायालय के जो डिक्रियाँ या आदेश हैं उनको कौन उलट सकता है। तो दोस्तों वही दोनों ऑप्शन जो है आ गए हैं फिर से ही। ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी है हाई कोर्ट और सी है बोथ ऑफ दी एबव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दी एबव। दोनों के अधीनस्थ है तो दोनों ही जो है इसके मामले को उल्टा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बात करता है अंडर विच सेक्शन ऑफ द CPC प्रोविजंस हैज़ बीन मेड फॉर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों पहले ऑप्शन देख लेते हैं आप। ऑप्शन है ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 5, ऑप्शन डी सेक्शन 6। तो जो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एक है, यानी क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए इज़ द फंडामेंटल मेथड्स, यानी कि मौलिक विधि है, इज़ द प्रोसीजरल मेथड, यानी कि एक प्रक्रियात्मक विधि है, और ऑप्शन सी है इट इज़ द कंबाइंड मेथड ऑफ फंडामेंटल एंड रिएक्टिव, यानी कि मौलिक तथा प्रतिक्रियात्मक का संयोजित विधि है, और ऑप्शन डी है इज़ डायरेक्टिव लॉ, यानी कि निर्देशक विधि। तो जो दोस्तों हमारी CPC 1908 है वो एक प्रक्रियात्मक विधि है, यानी कि एक प्रोसीजरल लॉ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द प्रोसीजरल मेथड, यानी CPC इज़ द प्रोसीजरल मेथड प्रोसीजरल लॉ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हम बात करता है ऑन होज रिकमेंडेशन वर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट्स 1999 एंड 2002 इनेक्टेड, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 किसकी सिफारिश पर अधिनियमित किए गए थे। तो आपके सामने ऑप्शन है ए संतानम कमेटी यानी कि संथनम समिति, ऑप्शन बी मलिमत कमेटी, ऑप्शन सी ठक्कर कमेटी या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारी लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मलिमत कमेटी। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही जो है सीपीसी एक्ट जो है 1999 और 2000